हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न थे कि कोई भी ग्रह जब कहीं बैठते हैं तो आप लोग उसको बहुत अच्छा या कभी-कभी बहुत बुरा मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब कभी भी आप चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको एक ही नज़रिए से मत देखिए, उसको बहुत सारे नज़रियों से देखने की ज़रूरत होती है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो जो अच्छा है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम बस उसको सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लग रहा होता है। अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो हम नेचुरली अपने अंदर से बनाते हैं, नहीं नहीं, मेरे चार्ट में तो ऐसा बुरा हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये रैशनल माइंड काम कर रहा है कि जो चीज़ उसे अच्छी लग रही है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही हम उसको इग्नोर कर देंगे। ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस है। जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा। ना किसी ग्रह के उच्च होने से, ना किसी ग्रह के नीच होने से, ना किसी के शत्रु, ना किसी के मित्र वाली आइडियोलॉजी के साथ ही बढ़ना पड़ेगा। तब जाके चीज़ें करेक्ट होंगी। इसको पहले समझते हैं कि ये बात क्यों कह रहा हूँ। जैसे कि कुछ कुंडलियाँ मिली, उन कुंडलियों के अंदर शुक्र उच्च राशिस्थ भी हैं और दिशा बली भी है। ठीक है, लेकिन जब शुक्र उच्च राशिस्थ होकर दिशा बली हो जाए, प्रॉब्लम नई खड़ी हो जा रही है। इसलिए इन बातों को थोड़ा सा समझते हुए चलिए। जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी चली आ रही थी, जो लोग बताते आ रहे थे, अगर वो चल ही रहा होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें फालतू में रिसर्च करने की। अगर 9 नंबर की लगन कुंडली है, ये स्थिति बनेगी, ये 2 नंबर और ये 7 नंबर। अब इस स्थिति में शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में शुक्र को देखकर सबसे पहले लोग इस बात पे खुश होने लगते हैं कि शुक्र उच्च का बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, दिशा बल को लेके बैठा है। दिशा बली है, वेल एंड गुड है, लेकिन किस भाव का स्वामी है उस पर्टिकुलर लगन के लिए क्या उसको अच्छा मानते हैं, क्या उसको बुरा मानते हैं, वो कितना अपने आप में सक्षम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुक्र जब कभी भी 12 नंबर की राशि में बैठता है तो हम उसको उच्च मानते हैं। ठीक है, लेकिन उच्च का शुक्र कहना क्या चाहता है, पहले यह समझना जरूरी है। अगर उच्च के शुक्र को रखना है तो उच्च के शुक्र को समझना भी जरूरी होगा। अब देखिए, उच्च का शुक्र का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसी को काल पुरुष कुंडली के रूप में बदलने की कोशिश करूं तो वहां से आप सबसे पहले यह समझने की कोशिश करिएगा कि उच्च के शुक्र का मायना होता क्या है। जब आप सुन के खुश होते हो कि मेरा तो शुक्र उच्च का है, उसके एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। शुक्र 12 नंबर की राशि में नेचुरली उच्च के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब मेष लगन की कुंडली बनती है तब 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे तो शुक्र के इस पोजीशन पे बैठने के कारण कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, शुक्र की इस प्लेसमेंट में क्या खासियत है ये समझ लीजिए पहले। सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से कहाँ जाके बैठा है, लाभ भाव में। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इनका कहीं लाभ भाव जो है वहाँ पे उससे कनेक्ट होने से, किससे लाभ भाव, आपके सेविंग्स, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से शुक्र 11th में चला गया है तो यहाँ पे ये जितना खर्च करते हैं उतना ही और ज़्यादा इन्हें चीज़ें मिल जाया करती हैं, बन जाया करती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। यहाँ से लाभ भाव में है तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकंड हाउस ऑफ सेविंग्स की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। अब सेविंग्स इंसान करता किसके लिए है, वो खर्च करने के लिए करता है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ऐसा व्यक्ति उच्च के शुक्र के कारण काफी ज्यादा भोग में इन्वॉल्व होता है। शुक्र का उच्च हो जाना ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुक्र की उच्चता अच्छी होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। शुक्र 12वें घर में हो जाए, 12 नंबर की राशि में हो जाए, ये दर्शाएगा आकर्षण अपोजिट जेंडर की तरफ, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड भी है और इससे, इस मूल त्रिकोण से, इस मूल त्रिकोण से इसकी प्लेसमेंट छठे हो जाएगी। इसके मूल त्रिकोण से इसकी प्लेसमेंट गलत हो जाएगी। इसीलिए जब हम शुक्र को उच्च का मानते हैं तो वहां पे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये कहा जा सकता है कि आप अपनी जमा पूंजियों को उड़ाते होंगे और सुख को भोगते होंगे। कोई इंसान अगर ड्रिंक कर रहा है तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उससे घर वाले परेशान होंगे। तो शुक्र उच्च का होगा तो वो व्यक्ति तो भले कोई चीज भोग लेगा,
लेकिन उसका भोग कितना सही और कितना गलत होगा, कितना जायज कितना नाजायज होगा, ये समझना जरूरी है। सिर्फ इन बातों से बात नहीं हो सकती कि ग्रह उच्च है। ग्रह उच्च है तो वो अपनी दो राशियों से कहाँ जाके उच्च है, क्या दर्शाता है। शुक्र उच्च का अगर इस तरीके से मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि भोग विलास व्यक्ति के जीवन में है। इसका सीधा सा मतलब है उसके पास इतनी आय है, इतनी आमदनी है कि वो चीजों को एंजॉय कर सकता है, दैट्स इट। ठीक है, जबकि ये उच्च होना, इससे देखा जाए, इस मूल त्रिकोण से देखा जाए, जो उसका कार्य है साझेदारी, मूल त्रिकोण शुक्र की साझेदारी, उससे वो छठे होके बैठ जाएगा। अब उससे छठे होके बैठ जाएगा तो फिर चीजें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है, ये मूल त्रिकोण है जिसके लिए शुक्र को बहुत गहरी जिम्मेदारी निभानी है। रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप्स, क्योंकि ये 7th हाउस है, बाहर की चीजों को देखने के लिए 7th हाउस है और कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस है। ऐसे सिचुएशन में जब ये यहां से छठा हो गया है तो इसके लिए तो ये एक तरीके से एनेमिकल हो गया है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फायदा किसे मिल रहा है, 2 नंबर को, आप अपनी सेविंग्स को उड़ा सकते हो। अब बात ये उठती है कि सर इतना खराब बोल रहे हो, यहां से खराब यहां से खराब, तो फिर अच्छा क्या है इस शुक्र के अंदर। यहाँ पे जब शुक्र ऐसी अवस्था में बैठता है तो शुक्र के साथ इस बात की पॉजिटिविटी है कि सेम डिस्पोजिटर होने के कारण ये गुरु के प्रभाव में है और इसके गुरु की दूसरी राशि पर भी शुक्र का कोई ना कोई प्रभाव है, सेम डिस्पोजिटर के कारण। ऐसी स्थिति में आपका जो ये सेविंग्स वाला पॉइंट है, ये आपको भाग्य से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट पोजीशन आपको काफी उन्नति प्रदान कर सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर शुक्र यहाँ गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु की दूसरी राशि नवम भाव में भी है और शुक्र को नवम भाव में बिठाने से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी इस तरीके की कुंडली है, यहाँ 12 नंबर की राशि में राहु बैठ जाए तो वही राहु आपके भाग्य में भी बैठा हुआ माना जाएगा, क्योंकि कॉमन डिस्पोजिटर गुरु होंगे। अब अगर आपको ये केस समझ में आ गया तो इस केस को एज इट इज यहां लगा दीजिए। ठीक है, अब ये शुक्र अगर यहाँ उच्च के बैठे हैं तो इस शुक्र का अगला प्रभाव लगन के ऊपर होगा। अब आप ये भी देखो कि यदि कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में बैठा है तो किस चीज का लाभ हो रहा है, जीवन में संघर्षों का लाभ हो रहा है, जीवन के अंदर शत्रुता का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस है, तो 6th हाउस के लॉर्ड का वो भी उच्च हो जाना, वो भी दिशा बल के साथ, यानी कि मैं लड़ने को नहीं तैयार, शत्रु मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मेरे लाइफ में शत्रु आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं दिशा बली हूं। ये चीज यहां पे लागू होती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे भी जो ग्रह हैं उनमें भी इन्हीं बात को देखना होता है। जैसे अभी हम शुक्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि शुक्र यहाँ भी बैठा है और लगन पे भी बैठा है। अब लगन पे बैठ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छठे का स्वामी, संघर्ष का स्वामी अगर सिर पे बैठ गया तो जिंदगी में संघर्ष तो ले आएगा ना, बेवजह का संघर्ष आएगा, शत्रु बेवजह उत्पन्न होंगे और वो भी आपसे ज्यादा बलशाली शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी खुद उच्च हो रहा है, एक चीज। दूसरा, इस वाले भाव से छठा होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, जो मैंने अभी कहा था, यहाँ के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो यही सिचुएशन यहाँ पे बनने लगती है। इस वजह से जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह उच्च मिले नीच मिले तो वहां पे थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। मान लीजिए 9 नंबर की लगन कुंडली है और गुरु को आप कहो कि वो उच्च का मिल जाए तो भी प्रॉब्लम ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्लेसमेंट जो होगी वो यहाँ पे हो जाएगी, जहां पे मिलेगा आपको उच्च का गुरु। ठीक है, अब ये उच्च के गुरु मिल भी गए तो अपने से 8वीं प्लेसमेंट है और किसी दूसरी राशि में वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा की कोई दूसरी राशि नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उच्च के गुरु को देखकर अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरा तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बहुत उच्च का बैठा है, वो खुद जानता है हकीकत में उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, वो कितना उच्च का होकर अपने आप को वहां पे बैठा हुआ है। अगर यही केस 4 नंबर की लगन कुंडली में आ जाए तो आप कहोगे कि वो फायदे का सौदा है, क्योंकि 4 नंबर की लगन कुंडली में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो 9वें भाव में आएगी 12 नंबर की राशि और छठे भाव में आएगी 9 नंबर की राशि, तो भाग्य को बल मिलेगा, दिशा बल मिलेगा शत्रुओं को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। इसी तरीके से दूसरा एक जो कंसर्न है उसको भी समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल को इसीलिए उठाया, इसमें एक तरफ उच्च का बल है और दूसरे तरफ इसके अंदर दिशा बल भी हासिल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी हासिल है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से क्या होता है, चीजों को आप चाहो या ना चाहो वो होने पे आमादा बनी रहती हैं, इसे कहते हैं दिशा बल। ग्रह खींच के लेकर जाएगा उसकी तरफ, यह होता है किसी ग्रह का दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। 4th हाउस में शुक्र बैठा है तो उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टी को बनाने की स्ट्रेंथ तो उसमें है, कोई दो राय नहीं है,
लेकिन इस केस में वो बेवजह की मानसिक परेशानियां, शत्रुताएं, चुनौतियां, बीमारियां खींच के ले आएगा अपने पीछे। क्यों? क्योंकि छठे भाव को भी दिशा बल प्राप्त हो जाएगा। ये एक चुनौती यहाँ पर होती है। हाँ, कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि सर मुझे कोई बड़े कॉम्पिटिशन निकालने हैं, देन आई विल से ये आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आपको आपके गेन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो शुक्र का केस हमने ले लिया। अब मान लेते हैं इसी तरीके से कि प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट, इसको भी समझना जरूरी है। प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट क्या होती है, इसको देख लीजिए। किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, उसको आपको कालपुरुष के बराबर एक बार जरूर करके देखना चाहिए। ठीक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जब आप इस तरीके से कुंडली बनाते हो तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि कौन से ग्रह कहाँ पर कितना सपोर्ट पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कालपुरुष कुंडली बनाई, यहाँ पे मान लीजिए मैंने शनि को बिठा दिया। अब क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि 7वें घर में उच्च का होता है, तो कोई से भी लगन की कुंडली आ जाए और वहां पे यहाँ का नंबर बदल जाए, सपोज करिए ये 7 की जगह हट के 8 हो जाए मान लीजिए, तब भी शनि वहां पे एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ माना जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी उच्चता के साथ माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर है, 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 10 नंबर किसी और भी नंबर से चेंज हो जाए तो काल पुरुष के हिसाब से वो ग्रह वहां पे फिर भी उच्च स्थिति में है। इसका क्या फर्क पड़ता है, इसको समझना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में जब कोई ग्रह जो कि राशि कोई दूसरी लेके बैठा है लेकिन भाव के हिसाब से बली है, तो उस ग्रह का जो भी इम्पैक्ट होगा वो उस भाव को प्रभावित जरूर करेगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक जरूरी होगा इस बात को समझने के लिए कि जब कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर भाव से अपना नाता जोड़ता है तो वहां पे वो बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है। जैसे कि कोई कुंडली मिल जाए और कुंडली में आपको यहाँ पे सूर्य मिल जाए। अब ये सूर्य उच्च के तो होंगे नहीं, सूर्य उच्च के तो लगन में होते। अगर 1 नंबर राशि देखी जाए तो यहाँ पर आती है, सूर्य यहाँ पे उच्च के तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो 10 नंबर की राशि। अगर बाई चांस किसी पर्टिकुलर लगन कुंडली के हिसाब से यहाँ 1 नंबर लिख के आ जाए, कर्क लगन की कुंडली बन जाए, तब सूर्य उस राशि में बैठ के उच्च हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। लेकिन इस स्थिति के अंदर यदि सूर्य बैठा होगा तो आप कह सकते हो सूर्य के पास दिशा बल है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये कॉम्बिनेशन किसी को भी सरकार या सरकार की नौकरी प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कॉम्बिनेशन में भी सरकार या सरकारी नौकरी की बात जब हम कहते हैं तो उसमें 2 फंडे अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? एक तरफ से देखिए 5th हाउस लॉर्ड का संबंध डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर 10th हाउस से बन रहा होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट से सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ से ये 7वां है और ये छठा है, और सूर्य यदि छठे भाव में बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य जैसे ग्रह अगर छठे भाव में बैठे तो वहां पे उजाला कर देंगे, वहां पे शत्रुओं का नाश कर देंगे। ऐसी स्थिति में इसकी यहाँ से जो प्लेसमेंट है ये किस चीज के लिए अच्छी हो जाएगी? ये अच्छी हो जाएगी आपको एक पोजीशन दे सकने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही कॉम्बिनेशन देख के ये कहने लग जाना कि इसमें सरकारी नौकरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिशा बल किसको मिल रहा है? पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव को दिशा बल मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो अथॉरिटेटिव पोस्ट होंगी, ऐसी कोई सी चीज जो अथॉरिटेटिव पोस्ट होंगी, क्यों? क्योंकि नवम से नवम होने के कारण, नवम से नवम होने के कारण पंचम जो है उसमें एक ऐसी स्थिति मौजूद है जो रिजल्ट आपको 9th हाउस से मिल सकते हैं वो 5th से मिल सकते हैं। राज्य कृपा बेसिकली गुरु और 9th हाउस के पास होती है, इसीलिए उसका एक पर्टिकुलर पार्ट 5th हाउस के साथ भी कनेक्ट होता है। ज्यादातर जिन लोगों को गवर्नमेंट्स के अंदर काम करने का मौका मिलता है वहां पे आप कॉम्बिनेशन में देखते हो तो 5th हाउस का संबंध 10th हाउस के साथ होने की संभावना बनती है। अब ऐसा सभी के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका मकर लगन मिलेगा। मकर लगन के केस में आप देखना आपको चीज दिखेगी, यहाँ पे आ जाएगा उनका वृषभ, यहाँ पे आ जाएगा उनके लिए 7, ये पोजीशंस बनने लगेंगी। ठीक है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे तो शुक्र खुद में ही आपस में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकता है कि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर आपको गवर्नमेंट के अंदर ले जाए। लेकिन
गवर्नमेंट के अंदर जाने के लिए सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा, ये उस तरफ खींचने की एक क्षमता दिखाता है। इसलिए क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन को इस तरीके से आंख बंद करके नहीं लगाया जा सकता। आप जब इन कॉम्बिनेशन को लगा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि इसमें 9th हाउस यानी कि मंगल का भी सपोर्ट चाहिए। एक दूसरी बात, जब कभी भी सरकारी नौकरी की बात उठती हो तो कुंडली में शनि को बलवान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में जो प्रेशर होता है, जो दास्ता स्वीकार करनी है, वो सिर्फ शनि कर सकता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होकर बैठ जाए कहीं और आप सिर्फ ये सोचो कि वो आपको नौकरी करवाएगा, ये मुमकिन नहीं। क्योंकि जब सूर्य बलवान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सूर्य बलवान हो जाएगा तो वो अपनी फैक्टर को कहीं नहीं छोड़ता, वो अपने बॉसेस से टकराने की स्थिति बना देगा। ऐसा इंसान किसी के अंदर दबाव में आके काम करने को तैयार नहीं होता। इसलिए सूर्य का बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है, खासकर सरकारी नौकरी की बारी आती है, कहीं पे भी उठा के ट्रांसफर, कहीं पे भी पोस्टिंग्स, ऐसी बारी आती है, तो आपको शनि का बल चाहिए, संयम चाहिए उस काम को लंबे समय तक कर सकने के लिए। अन्यथा आप सिर्फ इन तरीके के कॉम्बिनेशंस को देख के चलेंगे कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, शनि अगर यहाँ है तो चीज़ें देर से हो, एक चीज़। दूसरा, ये दिशाबलहीन शनि होता है, इसकी वजह से चुनौतियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी कॉम्बिनेशंस जब भी रीड करिएगा, सिर्फ ये मत सुन के करिएगा कि ग्रह उच्च का होकर बैठ गया। वो उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, तो किस तरीके से रिजल्ट्स कर सकता है इसको देखिएगा। गुरु को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। नीच का गुरु वैसे खराब होता है, ठीक है, नीच का गुरु वैसे खराब होता है, लेकिन क्या उसके अंदर पॉजिटिव हो सकता है, क्या उसके नेगेटिव हो सकते हैं, इसको देखिए। अगर ये 1 नंबर से बनने वाली कुंडली हो तो यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, अब गुरु उठ के यहाँ बैठ जाए, ठीक है। अब ये चीज़, इसको हम बुरा मानते हैं। बुरा क्यों मानते हैं? सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऐसी कंडीशन में 12वें के स्वामी जो हैं वो अपने से कैसा जाके बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस आने के बजाय नेगेटिवनेस आ गई। किस चीज़ के लिए? 12th हाउस के कंसिडरेशन की चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, बेवजह के खर्चे, नुकसान, परेशानियां, इसको लाभ होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका भाग्य भाव का स्वामी है, वो कर्म की राशि में चला गया। तो भाग्य वाला इंसान कर्म करना कहाँ चाहता है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ऐसा इंसान जो कर्म नहीं करना चाहता, सिर्फ उपदेश देना चाहता हो, उसको आपने कर्म करने के लिए बिठा दिया। तो ऐसे में ये गुरु क्या हो गया, यहाँ पे खराब हो गया। ऐसे लोग जो होंगे वो उपदेश ज्यादा कर बैठेंगे। नीच के गुरु में क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, अपना खुद का जो ज्ञान है, अपनी खुद की जो विजडम है, उसको, अपना खुद का और ज्ञान जो है उसको प्रयोग नहीं कर पाते, वो दूसरों की बातों में। ये क्या है? 12 नंबर प्रचार की राशि होती है। अगर ये आपके लिए धर्म है तो ये धर्म का उपदेश है, प्रचार है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्तियों में उलझ के रह जाते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्तियों में उलझ के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान को भी तो प्रयोग करना पड़ेगा। अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा, लाभ किससे बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इंसान? दूसरे से। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज गलत है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास चीजें हैं, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते, आप दूसरे की तरफ चले जाते हो। अब उच्च के गुरु की जब आप बात करते हो तब आप देखो उच्च का गुरु क्या है, ये स्थिति बनाता है उच्च का गुरु। यहां पर क्या है, यहाँ पे इंसान के पास ज्ञान तो है, लेकिन स्थिति क्या है? यहां से देखेंगे तो ये अपने आप में अष्टम में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ज्ञान है, और ज्ञान की खासियत क्या है? ज्ञान की खासियत यही है कि वो अपने आप को मोक्ष के क्रम में जाके खोजने लगता है। उच्च का गुरु इस बात के लिए अच्छा होता है, समझ लीजिए। उच्च का गुरु जब कहते हैं तो वो किसके लिए है? एक बहुत ही ज्ञान वाली चीज, हायर नॉलेज की चीज मोक्ष त्रिकोण में और सुख भाव में जाके बैठती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने हायर नॉलेज से किसी न किसी सुख को खोजने का प्रयास करता है, लेकिन करता अपने बुद्धि से है, और यहाँ पे वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। बस यही सबसे मेजर फैक्टर है गुरु का उच्च और गुरु का नीच हो जाना। ये यहाँ बैठा हुआ गुरु दृष्टि संबंध लगाएगा खोज की राशि पर और साथ साथ 12वें पे भी। तो ये स्थिति में वो अपने भाव को भी बल दे रहा है। और यहाँ से प्लेसमेंट को देखिए, एक्सप्लोर करना हो तो 12th हाउस जरूरी है, ठीक है, बियॉन्ड द रेंज जाके एक्सप्लोर करने के लिए। वहां से ये प्लेसमेंट अच्छी है, पंचम है, खोज के चीज़ों को पढ़ने के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। हाई नॉलेज की बुद्धि रिसर्च में अपने आप को खुश मानती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से ये गुरु जब उच्च का होता है तो इंसान के अंदर चिंतन मनन, हायर थिंकर्स, फिलोसॉफिकल थिंकर्स, वहां पे ये जुपिटर सपोर्ट कर देता है। लेकिन भैया भाव को भी ध्यान में रखना है।
ठीक है, हर जगह पे सिर्फ इसी एक लॉजिक को नहीं लगाना। इसलिए ये बात समझाई कि किसी भी कुंडली को काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ग्रह कहाँ बैठा है उसको भी देखिए, उस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए वो किस राशि में बैठा है उसको भी समझिए, और अपनी राशियों से कहाँ बैठा है इसको भी समझिए। तब जाके इस फैसले पर आइए कि मेरे लिए वो ग्रह उच्च का अच्छा है या खराब है। अगर वो अच्छा है तभी उसको बल देने की बात करिए, अगर वो खराब है और आपने उसके स्टोन्स पहन लिए, उसके मंत्र करने पड़ गए, तो आप अपनी जिंदगी को और बेवजह परेशान करने लग जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।